नमस्कार, मैं अनुभवी सिंह स्वागत करती हूँ आपका नई पीढ़ी नेशनल मैगजीन के यूट्यूब चैनल पर। गत दिनों नई पीढ़ी तथा राइटर्स एवं जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में नई पीढ़ी के नवनिर्माण में शिक्षकों की भूमिका नामक ई परिचर्चा का आयोजन हुआ। इस वेबिनार में तमाम वक्ताओं ने हिस्सा लिया। इसी क्रम में आइए सुनते हैं क्या कहना है सोमा बंदोपाध्याय। आपको बता दें कि सोमा बंदोपाध्याय वर्तमान में डायमंड हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। साथ ही ये विभिन्न यूनिवर्सिटीज में अलग अलग पदों पर काम कर चुकी हैं। आइए सुनते हैं। कि शिक्षक अगर नहीं होते तो ये डॉक्टर, इंजीनियर और ये वकील भी पैदा नहीं होते। तो ऐसे में हमें भारत के महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात को याद करनी होगी। किसी भी हताशाजनक परिस्थिति या नकारात्मक बात सोचने से पहले एक बार हम अपने जो हमारे इतिहास के बड़े लोग हुए हैं उनकी और हमें जाना मुझे लगता है कि आवश्यक है। जब वो 1962 में राष्ट्रपति के रूप में के पद पर पधारे तो उनके चाहने वालों ने उनके जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा व्यक्त की थी, आप सब जानते हैं। और उन्होंने स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हुए अपनी अनुमति भी प्रदान की थी। और तब से लेकर आज तक प्रत्येक जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो उन्होंने इसे एक शिक्षक उन्होंने एक मिशन के रूप में देखा था और उन्होंने कहा था कि शिक्षक का अधिकारी हर व्यक्ति नहीं होता है। इतना आसान नहीं। आज हम कहते हैं कि हम शिक्षक नहीं, हम डॉक्टर और ये बनना चाहते हैं। निस्संदेह डॉक्टर भी इट्स अ नोबल प्रोफेशन, नो डाउट। लेकिन एक शिक्षक बनना भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि वो अन्य जनों से अधिक बुद्धिमान, वो विनम्र हो, ऐसा उससे अपेक्षा की जाती है। उनका कहना था कि उत्तम अध्यापन के साथ साथ शिक्षक का अपने विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार और स्नेह उसे एक योग्य शिक्षक बनाता है। मात्र शिक्षक होने से कोई योग्य नहीं हो जाता, बल्कि ये गुण उसे अर्जित करना होता है। शिक्षा मात्र ज्ञान को सूचित कर देना नहीं होता, वरन उसका उद्देश्य एक उत्तरदायी नागरिक का निर्माण करना होता। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय निश्चित ही ज्ञान की शोध केंद्र, संस्कृति के स्वतंत्रता के संवाहक होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यदि जीवन में आपके शिक्षक नहीं है तो आपका शिक्षण भी संभव नहीं है। और शिक्षण का शाब्दिक अर्थ शिक्षा प्रदान करना है, निस्संदेह इसकी आधारशिला शिक्षक के। और भारतीय समाज में इसलिए वे पूजनीय रहे क्योंकि उन्हें गुरु कहा जाता है। और परंतु वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप में आ रहे परिवर्तनों से भी आज का शिक्षक अछूता नहीं रहा है। ये सोचनीय विषय बनता जा रहा है कि आज के समय में शिक्षा का मात्र पुस्तकीय ज्ञान विश्वविद्यालय संस्थान में अच्छे अंक लाकर एक अच्छी सी नौकरी मिल जाना तक रह गया है। और यही से समस्या की शुरुआत होती है, क्योंकि आदर्श और जो प्रैक्टिकल है यानी कि वास्तविकता, इन दोनों में काफी अंतर हो जाता है। एक बड़ा कठिन समय है और ऐसे समय में शिक्षा समुदाय की जिम्मेदारी निस्संदेह बढ़ जाती है। शहरों में खासकर मैं अभी एक मुद्दा उठाऊंगी कि शहरों में पढ़ रही नई पीढ़ी, इनकी समझ और सूचना का संसार बहुत व्यापक है। जैसा कि मैंने कहा, उनके पास ज्ञान और सूचना के अनेकों साधन है, जिससे परंपरागत शिक्षकों उनके शिक्षण के सामने चुनौती खड़ी करती है। आज नई पीढ़ी बहुत जल्दी और ज्यादा पाने की होड़ में भी है। सारे बच्चे के बारे में नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन अधिक से अधिक बच्चे, उनके सामने एक अध्यापक की भूमिका आज बहुत सीमित हो गई। ये एक कारण है। नए जमाने में श्रद्धा भाव भी कभी कभी कम हो जाता है। उनके अनेक नकारात्मक प्रसंग हमें दिखाई और सुनाई देते हैं। गुरु शिष्य रिश्तों में मर्यादाएं कहीं ना कहीं टूट रही है, वर्जनाएं टूट रही है, अनुशासन भी कहीं ना कहीं भंग होता जाता दिखता है। नए जमाने के जो शिक्षक है वो भी विद्यार्थियों में अपनी लोकप्रियता के लिए कुछ ऐसा कभी कभी काम कर बैठते हैं कि उन्हें कभी कभी लांछित भी होना पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया का भी मर्यादित होना जरूरी है। परिसरों में संवाद, बहस और विषय पर विमर्श की धारा लगभग पता नहीं कहीं कहीं गायब होता दिखाई रहा। परीक्षा को पास करना और एक नौकरी पाना इस दौर की सबसे बड़ी बन गई है। अगर विदेशों में हमारे बच्चे जा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक कारण है। ऐसे में शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती, कम से कम भारतीय शिक्षकों के सामने, कि इस पीढ़ी की आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे की जाए। साथ ही उनके विषयों के में उनके अंदर विषय की गंभीर समझ पैदा करना, ये भी हमारे सामने एक चुनौती है। ऊपरी तौर पर आप कुछ समझा देंगे, अपना सिलेबस पूरा कर देंगे और अगर हम समझ गए कि हमारा दायित्व तो पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। शिक्षा के साथ साथ कौशल और मूल्यबोध का समावेश भी कहीं ना कहीं जो है, अगर ना हो तो वो शिक्षा व्यर्थ है। इसलिए हम जो आजकल बात करते हैं सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट,
क्यों बात करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इन्हें आज जो है, निस्संदेह इस बात से हम सभी सहमत हैं, आज जो हम लोग जितने भी हम लोग यहाँ पर आभासी मंच पर आज जुड़े हैं, कि एक बच्चा सिर्फ एक शिक्षार्थी केवल शिक्षा प्राप्त करके ज्ञान अर्जन करके चला जाए, ऐसा नहीं है। आज उसे किसी न किसी तरीके से हमें नौकरी या उपार्जन, जीविकोपार्जन के साथ उसे हमें जोड़ना। इसलिए स्किल के साथ साथ, लेकिन सिर्फ स्किल डेवलपमेंट की बात करें, मूल्यों की बात ना करें। अगर ना बात करें, हम ना सिखाएंगे, तब तो मूल्यबोध में गिरावट आएगी और वो कहीं ना कहीं उनके जीवन को भी जो है स्पर्श करेगा। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट के लिए पुर्जे और रोबोट तैयार करने की बजाय हम लोगों को उन्हें मनुष्यता, ईमानदारी और प्रामाणिकता की शिक्षा देना और स्वयं को भी एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा हम नहीं करते, हम खुद करेंगे, तभी वो हमसे सीखेंगे। मुझे याद है, मैं जब बचपन से लेकर स्कूल यानी कि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, हम लोग, हमारे सामने कोई ना कोई ऐसे शिक्षक होते थे जो हमारे लिए रोल मॉडल, हम उनका अनुकरण करते थे, अनुसरण करते थे। मेरी बहुत प्रिय छात्रा यहाँ पर है आज उपस्थित, प्रियंका मिश्रा, तो मुझे बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है और मैं समझती हूँ कि आप भी जो यहाँ जुड़े, कोई ना कोई छात्रा कोई न किसी रूप में आपसे जरूर इस मंच पर जुड़े होंगे। तो ये होती है एक शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी प्राप्ति। तो शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए न केवल एक शिक्षक है, बल्कि एक दोस्त, एक दार्शनिक, एक मार्गदर्शक के रूप में सामने आता है। ये उसका रोल मॉडल भी हो सकता है। अभी बात कर रहे थे नेवर जी डिजिटल जो है इसकी शिक्षा की। तो आज देखिए पैंडेमिक पीरियड में ये है कि हाँ, हम पिछले 2-3 साल हम लोगों ने डिजिटल या ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए। हर विद्यालय, विश्वविद्यालय, यहाँ मुक्ता नयन मैडम जी हैं, वो तो और अच्छे से इस पर जो है ना आलोकपात करेंगी। तो हम लोग भी जो है इस समस्या से जूझ चुके हैं, क्योंकि अचानक से ये शुरू हो गया। लेकिन आप सब मानेंगे कि डिजिटल चुनौतियों का भी बखूबी सामना हमारे शिक्षकों ने किया है। हालांकि कईयों के पास वो ट्रेनिंग नहीं थी, इसके बावजूद भी सारे मॉड्यूल्स को जो है अचानक से ई कंटेंट्स में बदलना, वो कितना मुश्किल हो सकता है, आप समझ सकते हैं। हम लोगों ने भी जो है अपने विश्वविद्यालय में किया, बाद में उसको जो है ई कंटेंट्स हमने बनाया, उसको डेवलप किया, लेकिन इसमें समय लगा। हम लोगों ने किया। तो इसलिए आज के समय में एक दूसरे समस्या की बात करूंगी कि युवा और छात्र समूह एक गहरे संघर्ष में है, विचारों के संघर्ष में है। जीवन की चुनौतियां उनके सामने भी काफी, उनको हम जो है ऐसे ही ब्लेम नहीं कर सकते। बढ़ती स्पर्धा, निजी क्षेत्रों की जो परिस्थितियां है, सामाजिक तनाव है और कठिन होती पढ़ाई, ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे ऐसा लगता है कई तरह की प्राथमिक शिक्षा से गुजर कर आया युवा उच्च शिक्षा में भी भेदभाव का कभी कभी शिकार बन जाता है। भाषा के चलते दूरियां और उपेक्षा है, तो स्थानों की भेद की भी आपने बात की निवर जी की। भारतीय भाषा में जो है उसको शिक्षा, बिल्कुल हमारे जो नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सारे भारतीय भाषा को जो है समानता प्रदान करने की बात की गई, उन्हें महत्व देने की बात की गई। लेकिन इसके बावजूद हम मानकर चलेंगे कि कहीं ना कहीं उन छात्रों में एक हीन मान्यता का भाव आ जाता है जब वो अंग्रेजी में बोल नहीं पाते। इस चीज को हमें दूर करना पड़ेगा। हम शिक्षकों को ही इसका दायित्व लेना पड़ेगा, क्योंकि भाषा के चलते दूरियां और ये उपेक्षा जो है, स्थानों का भी भेद है। हम यहाँ पर जो है जो शहरों में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, और वो बच्चे जो बहुत दूर पिछड़े गांवों में आज भी रह रहे हैं, जिनके पास वो सारी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो ये बहुत सारे तमाम जो समस्या इसके चलते ही आज की जो उच्च शिक्षा में अगर कहीं भेदभाव है, अगर कहीं समस्या है, तो सब इसी के कारण, जैसा कि मैंने खुद जो है इसको महसूस किया है। तो और साथ ही जो अंग्रेजी भाषा के बारे में बात कर रही थी, कि इसके वर्चस्व के बारे में बात कर रही थी, ये बहुत एक कटु सत्य हमारे सामने एक मुंह फैलाए खड़ी है। अंग्रेजी के चलते हिंदी और अन्य भारतीय भाषा में, जिसमें बांग्ला भी है, उर्दू भी है और तमाम भारतीय भाषाएं हैं, इनके छात्रों में हिंदी मान्यता आज एक चुनौती है। इससे उभर कर उनको आगे आना होगा कि हमने जो भी शिक्षा पाई है मातृभाषा में अगर पाई है, तो वो हमारी अपनी भाषा है और हम उसमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो है हिंदी के साथ साथ तमाम भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा पाई है, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में अफसर थे। तमाम जगह में उनका तबादला होता था। वो कभी नहीं सोचते कि बेटी को बांग्ला मीडियम में पढ़ाना या अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना। जहां जाते थे, जिस प्रदेश में जाते थे, उसी स्थानीय स्कूल में मुझे डाल देते थे। लेकिन उस समय बहुत दुख होता था, तकलीफ होती थी कि इतने सारी भाषाओं को सीखना पड़ता है, समझ में नहीं आता। लेकिन उस में ही मैंने सीखा कि जब मैं जम्मू कश्मीर में थी, जब मैंने थोड़ी वहां की उर्दू भाषा सीखी, डोगरी भाषा सीखी और फिर उनसे उस भाषा में बात करने लगी, तो उन लोगों में बहुत अपनी हो गई। भाषा में एक ऐसी शक्ति है
जितने छात्र छात्राएं आपके साथ जुड़े हुए उनको बताइएगा कि इसमें ऐसी शक्ति है कि आप उसमें उस भाषा में बात करोगे तो तुरंत आपको अपना लेंगे। और मानिए कि आज मैं जहां पर हूँ, ये जो प्रशासनीय जो दायित्व मुझे दिया गया है, इसमें भाषा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। शायद मैं भाषा की विद्यार्थी ना होकर कुछ और होती तो शायद मैं इस जगह पर ना होती। तो इसलिए इन सब ये जो सारी समस्याएं हैं, मुझे लगता है कि ये सामयिक है और इनसे हम जो है छुटकारा बिल्कुल पा सकते हैं। आज के युवाओं को समझाना होगा कि उसके पास तमाम चमकती हुई चीजें हैं जिसका बहुत ज्यादा आकर्षण है, लेकिन सारी चमकती हुई चीजें सोना नहीं होता है। मोबाइल है, लैपटॉप है, सब कुछ है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी हद में रहकर करना होगा। मुझे लगता है शिक्षक का ये भी एक दायित्व है, क्योंकि मोबाइल और मीडिया के हाहाकारी समय ने उसके स्वतंत्र चिंतन को उससे छीन लिया है। ये वो किताबें नहीं पढ़ता है आज, सिर्फ मोबाइल, बस सिर्फ वो जो है लैपटॉप और उसमें जो है व्यस्त है। तो निस्संदेह इस चीज में भी हमें उन्हें आगाह करना होगा और जाहिर तौर पर शिक्षा के क्षेत्र को बचाने की जिम्मेदारी आज शिक्षक के समुदाय पर ही है। हर कक्षा में एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं बात अपनी समाप्त करूंगी। एक कक्षा में 30-40 बच्चे होते होंगे जो पहले कतार में बैठते हैं। निस्संदेह उनमें से बहुत अच्छे होंगे पढ़ाई, जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे अच्छे हों। कक्षा के अंतिम जो है रो में बैठने वाला बच्चा हो सकता है कि वो पढ़ाई में अच्छा ना हो, लेकिन किसी ना किसी चीज में अच्छा हो। शायद वो बहुत अच्छी चित्रकारिता करता होगा, शायद वो अच्छा गाता होगा, शायद वो बहुत अच्छा जो है डिबेट करता होगा। मैं आपको उदाहरण देती हूँ 2-3 बच्चों की। मेरे स्टूडेंट थे कार्तिक वासपुरे, पढ़ाई में शायद उतना अव्वल नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे चित्र बनाता। और एक दिन मैंने उसे चित्र बनाने के देख लिया, क्लास के समय में था मैंने, लेकिन मैंने ये भी कहा कि अगर इतना अच्छा चित्र बनाते तो इसको और आगे आप इसको और इस प्रतिभा को और आप आगे बढ़ाओ। और आज वो कई सारे ऐसे जो प्रकाशन संस्थाओं में वो कवर पेज के डिजाइनिंग करता है और इस तरह से अपने जीवन का उत्पादन कर रहा है। एक लड़की के नाम मैं और लूंगी जो जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, विशाखा गुप्ता। आदरणीय नेवर जी ने उसे अपने जो है चैनल में उसे मौका दिया था और वो बहुत शायद पढ़ाई में पूरी अव्वल ना थी, लेकिन वो बहुत अच्छा एंकरिंग करती थी और वो वहां बहुत सफल हुई। इस तरह के कई ऐसे मैं उदाहरण दे सकती हूँ, शायद आप भी दे सकते हैं। इसलिए हमें उसके उस विशेष गुण पर बल देना होगा और आज की पीढ़ी के नव निर्माण में मुझे लगता है कि ये दायित्व हमारा और बढ़ जाता है। इसलिए तो मैं ये कहूंगी कि समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन हमें बहुत सकारात्मक रहना होगा और हम शिक्षक की भूमिका, हम जो है शिक्षक की भूमिका में हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो शायद दूसरे प्रोफेशन के लोगों में संभव। शिक्षक, शिक्षा और जो है साथ साथ शिक्षकों के विद्यार्थी, इसके बीच में हमें सेतु बनाते हैं, सेतु बनाने का काम करते हैं। और यदि ये सेतु निर्भर होगा तो समाज को खोखला होने में देरी नहीं लगेगी। आज प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा की आधारभूत संरचना प्रवीण व सुयोग्य शिक्षकों की भर्ती पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है, जो कि कई पर नहीं हो पाती। एक समर्पित शिक्षक ही देश की शिक्षा प्रणाली को सुंदर और सुदृढ़ बना पाता है। और आज इसके लिए समाज को भी शिक्षकों को एक सम्मानजनक स्थान देना होगा, जिससे 21वीं सदी के ज्ञानान्मुख समाज के लिए हम उनको सही ढंग से प्रेरित कर पाएंगे। तभी एक ऐसे भारत का होगा कि ईमानदारी कोशिश कम से कम हम करेंगे। निरक्षरता, भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, मूल्यों में निरंतर पतन जैसे कलंकों से मुक्त होगा। जहाँ शिक्षा का तात्पर्य मात्र धन ऐश्वर्य का अर्जन ना होकर देश के प्रति सच्चा प्रेम और सेवा भाव हो। मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि इस दिशा में जो दायित्व आज नई पीढ़ी और वाजा कलकत्ता इकाई विशेष रूप से निभा रही है वो सराहनीय है एवं अनुकरणीय है। आइए महती कार्य में हम सब हाथ मिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।